नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम दिसंबर 2018 में हुए सीटेट के एग्ज़ाम पेपर 1 में बाल विकास के आयु प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएँ ग्रहण करते हैं। ए सामाजिकरण, बी संस्कृति, सी ट्यूशन और डी मीडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ट्यूशन। अगला है हमारा, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि मानकीकृत परीक्षण मतलब जो एक डिसाइड किए जाते हैं, जिनको एक मानक मानकर उनको परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन ए, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऑप्शन बी, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। ऑप्शन सी, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। या ऑप्शन डी, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। एकाधिक बुद्धिमानी यानी एक से अधिक बुद्धि होना। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं, सीखने के लिए मूल्यांकन मतलब हम सीखते जा रहे हैं और उसका मूल्यांकन करते जा रहे हैं। जो गलती है उसको सुधार के हम सही सीखते जा रहे हैं, ये होता है सीखने के लिए मूल्यांकन, जो सीखने के साथ साथ चलता है। और एक होता है सीखने के मूल्यांकन मतलब हम पूरा सीख चुके हैं। जैसे हमारे ये तिमाही या छमाही एग्जाम होते हैं, जो पूरा हमारे सीखने के बाद जो मूल्यांकन होता है उसे हम कहते हैं सीखने का मूल्यांकन। और जो हम साथ साथ में करते जाते हैं और सीखते जाते हैं वो होता है सीखने के लिए मूल्यांकन। तो इन दोनों का उपयोग कर सकता है शिक्षक बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने, उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। या ऑप्शन डी, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत मतलब जो लगातार चलता रहे, व्यापक एक विस्तृत क्षेत्र मतलब लगभग सभी पक्षों का मूल्यांकन। जो इससे संबंधित नहीं है मतलब हमें नेगेटिव कथन ढूंढना है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यह पॉजिटिव है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। ऑप्शन सी, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी। मैंने आपको बताया था हमें बच्चों को बांटना नहीं है कि तीव्र, मंद या सामान्य बुद्धि में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा नेगेटिव कथन। अगला है, बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता हो और उनका उपयोग करता हो। पॉजिटिव है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता हो। नेगेटिव है, यह हमारा आंसर नहीं होगा। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, बच्चों को वर्गीकृत हमें करना ही नहीं है। या ऑप्शन डी, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो सबसे अच्छा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। प्रतिभाशाली जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक हो या जो सामान्य बुद्धि से अधिक के हो और सृजनात्मकता कुछ नया करने की योग्यता हो, तो उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर या शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। नेगेटिव ढूंढना है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। पॉजिटिव। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश। पॉजिटिव। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। भाई एक तो बेचैन है, ऊपर से फटकार लगा रहा है मतलब नेगेटिव। ये हमारा आंसर होगा। अगला है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिसलेक्सिक हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न मतलब कुछ अलग कर रहा है तो यह बच्चा सृजनात्मक हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। ए, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। बी, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। ये तो पॉजिटिव रहेगा। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना या किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। तो अभिसरण प्रश्न मतलब जिनका केवल एक ही उत्तर रहे, निश्चित उत्तर रहे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। डर, ध्यान, संज्ञान या स्मृति। तो संवेग पूछा गया तो डर, क्रोध, भय, ये प्रेम, ये हमारे संवेग होते हैं।
अगला है हमारा, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। यह बात सत्य है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है, यह नहीं कह सकते हम। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, यह भी नहीं कह सकते। बच्चे की दुनिया बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, तो इसका ऑप्शन ए सबसे उचित आंसर होगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। सबसे अच्छी भूमिका मतलब हमें सबसे अच्छा देखना है, ऑप्शन तो ये नहीं रहेगा। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए, साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ये सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढना है हमें। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकें, ये उन दोनों से अच्छा है। ऑप्शन डी, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां, कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेप में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। पॉजिटिव कथन, अच्छा वाक्य है। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए। नहीं, गलत। पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से ही परे हो, तो इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यही या ऑप्शन सी, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे अधिक आवश्यक संसाधन बनते हैं, या वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानवतावाद? तो इसका आंसर हो जाएगा रचनावाद। अगला है हमारा, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखे हैं? नहीं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अधिगम मतलब सीखने में सुधार करने के लिए सबसे अच्छा या उपयुक्त ऑप्शन कौन सा रहेगा? शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, उपयोगी है। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों के एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अन्य सभी चीज़ों से सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि वास्तविक जीवन परिस्थितियों से यदि हम किसी चीज़ को संबंध करते हैं तो वह हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा जल्दी याद होगा या जल्दी समझ में आएगा और लंबे समय तक उनके स्मृति में स्थायी रहेगा। अगला है हमारा, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? चुप्पी साधे रहने के लिए? नहीं। शिक्षकों को निर्देश देने में? बच्चों को उनके पाठ रटकर तो कभी याद कराना ही नहीं है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में, यह सही हो जाएगा। अगला है, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुवांशिक और वातावरण। अनुवांशिकता जो हमें माता पिता से या उनके पूर्वजों से प्राप्त होती है, और वातावरण जो हमारे आसपास का परिवेश या जो माहौल रहता है, तो उसकी भूमिका के बारे में सबसे अच्छा कथन ढूंढना है हमें। सीखना और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से जीन या आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होती। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है? ऐसा भी नहीं है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गलत, केवल लगा हुआ है तो यह आंसर नहीं होगा। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिक और कुछ पहलू वातावरण से प्रभावित होते हैं, तो यह सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं? सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने वातावरण पर क्रिया करते हैं और विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, जो पियाजे के अनुसार नहीं कहा जा सकता कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक विचार में कौन सी एक सीमा नहीं है? प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमान्यता, अनुत्क्रमणीयता और ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन बी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। या ऑप्शन सी, वे नए कौशल हासिल करते हैं, सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। या ऑप्शन डी,
वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, यह समय बिताने का सुखद तरीका है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? सही जवाब क्या है? गंभीर रूप से विचार करने के लिए आमंत्रित करेगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप उसका उत्तर जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की विभिन्न तरीके से। तो मतलब बहुत तरीके में तो वो गंभीर विचार करेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग। रैंकिंग तो हमें नहीं करना है, तो इसके आंसर होने की संभावना कम है। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। तो लेबलिंग भी नहीं करना है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें रैंकिंग आ गया। करके सीखना बढ़िया है। परियोजना विधि इसमें भी स्वयं करते हैं और संयोग से सीखना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। गलत। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कोहेलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, या उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग का समर्थन किया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की की अवधारणा है। संदर्भित करता है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे संयोग की सही सतह के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब संयोग वापस लिया जा सकता है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोग के साथ सीखता है। अगला है हमारा, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है या स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। 2018 के बाद जितने भी पेपर बचे हुए हैं उनकी बाल विकास को अध्ययन करेंगे हम। उसके बाद हम मैथ की पेडागोजी, पर्यावरण की पेडागोजी, इन विषयों की पेडागोजी के भी बाकी वीडियो लाएंगे हम, ताकि आपको जुलाई तक सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिल सकें। प्रीवियस ईयर में अक्सर प्रश्न बन जाते हैं और रिपीट हो जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।